हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि तैयारी आपकी बहुत चल रही होगी। और अब त्योहार तो मोस्टली खत्म ही हो चुके हैं। जैसे दिवाली हो गया, आपका गोवर्धन पूजा हो गया, आपका भैया दूज हो गया, खत्म हो चुका है। अब इस एक ही त्योहार बचा है जो कि है महापर्व, जिसको हम कहते हैं छठ पर्व, जो कि पूर्वांचल लोग, जो बिहार के लोग और आधा यूपी के पूर्वांचल जो होते हैं उनके लिए मनाते हैं बेसिकली इसको। वैसे तो अब तो पूरा इंडिया में मना रहे हैं। और वो त्योहार के बाद आपका इस ईयर में कोई त्योहार नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो मतलब कि बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा हो। लेकिन आपका एग्जाम सर पे है। आज से 4-5 महीने बाद एग्जाम फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपको तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म एग्जाम हो गया बेटा, देखो फर्स्ट टर्म एग्जाम में जो भी अब गलती हुई, जो भी मार्क्स कम आया, अब उसको आपको क्या करना है, आपके फाइनल एग्जाम में कंप्लीट करना है ना। जो मार्क्स कम आए उसको मुझे ज्यादा लेकर आना फाइनल एग्जाम में। तो ये हमारा लास्ट चांस है इस सेशन का, मतलब कि इस क्लास का। तो इसलिए इस लास्ट चांस में आपको गंवाना नहीं है। तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल दिल और दिमाग से। तो चलिए, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता है। इस चैप्टर को अपने 11वीं के अकाउंट्स के चैप्टर है, नाम है डेप्रिसिएशन, जिसका आज पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, क्या क्या इस चैप्टर में है उसको हम देखेंगे। ठीक है, फिर पार्ट 2 में क्वेश्चंस लगाएंगे। तो पार्ट 1, तो सबसे पहली बात आती है इसके अंदर कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन होता क्या है पहले बच्चों, ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी चीज, ये डेप्रिसिएशन बेसिकली लगता किस पे जी, टेंजिबल एसेट, जो भी आपके टेंजिबल एसेट बोल दीजिए, या अभी एसेट्स की बात करते हैं, सिर्फ एसेट्स, एसेट्स पे जो लगेगा डेप्रिसिएशन। मतलब टेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू कम होती है, जो वैल्यू कम, जो भी टेंजिबल एसेट्स है प्यारे बच्चों, उसकी वैल्यू कम होती है, उसी कम की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जैसे कि मान लीजिए आप एक कार लेकर आए या आप बाइक लेकर आए 2015 में 1 लाख का, 2020 में क्या वो 1 लाख का बिकेगा? नहीं बिकेगा, कम का बिकेगा। तो जितनी उसकी वैल्यू कम हो गई प्यारे बच्चों, वही क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। 1 लाख की बाइक 5 साल बाद 30,000 में बिकी, तो 70,000 जो कम हुआ, जो 70,000 जो कम हुआ, वही आपका क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। जैसे 2015 में मैंने एक बाइक ली, जो कि एक टेंजिबल एसेट्स है भाई साहब, ठीक है, वो ली मैंने 1,000 में, राइट, वो ली मैंने 1,000 में। लेकिन 2020 में जब मैं उसे सेल करा, जब मैंने उसे को क्या करा, सेल करा, तो वो बिका सिर्फ 500 रुपए में, या मान लो 600 में बिका, राइट। तो जो इनका डिफरेंस आया, 400 का डिफरेंस जो आया है, वही क्या माना जाएगा, वही माना जाएगा डेप्रिसिएशन। क्या माना जाएगा, वो डेप्रिसिएशन। समझ में आया नहीं आया, बताओ। तो भाई डेप्रिसिएशन की जो मतलब है वो आपको समझ में आ गया होगा, कि जो भी हमारा टेंजिबल एसेट्स है उसकी जो वैल्यू कम हो रही है ना, उसी को आप क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं, ठीक है। या भाई इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जो भी हमारे फिक्स एसेट्स है उसको कम होना, लेकिन उसको हम कैटेगरी बांटेंगे बाद में। पहले बात करते हैं जितने भी हमारे टेंजिबल एसेट्स है उसकी वैल्यू कम होती है, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर हम बात करेंगे ये जो वैल्यू कम हो रही है प्यारे बच्चों, इसकी क्या क्या कॉजेस है, क्या कारण है जो वैल्यू कम हो रही है। पहला कारण है वियर एंड टियर, मतलब क्या, टूट फूट जाना। भाई जैसे आप यूज करते हो कोई भी अपने एसेट्स को, व्हीकल को हो गया, तो उसकी वैल्यू, उसमें टूट फूट होता रहता है कुछ ना कुछ, तो तभी उसकी वैल्यू कम हो रही है, राइट। यूज करोगे तो कम होगी ना भाई साहब, बेसिकली। भाई जब आप यूज ही नहीं करोगे तो कम ही नहीं होगी। फिर पासेस ऑफ टाइम, लाइफ जो होता है, समय का बीतना होता है, भाई जैसे समय बीतता रहता है उसकी वैल्यू जैसे जैसे कम होती रहती है। या फिर तीसरा आता है चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, फैशन, टेस्ट। तो इन सबों में अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, फैशन में चेंज आ गया, तो उस कारण भी क्या होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, बोलो। जैसे कि कार लिए 2015 मॉडल, 2018 में उससे थोड़ा अपडेट कर दिया गया उसमें वर्जन, तो क्या होता है, 2015 वाले की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है, ठीक है। अब बात आते हैं कि सर कौन से टेंजिबल एसेट कि जिनकी वैल्यू कम होती है। तो देखिए, जिनका डिमांड जो होता है, पहले बच्चों बहुत अच्छे समझिएगा, जिनका डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भाई ये है आपका बोर्ड है, अब ये बोर्ड की बात करता हूं मैं, ठीक, बोर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो उसकी जो है डिमांड जो है ना वो कम है, सप्लाई ज्यादा। इसी बोर्ड को आने वाले कंपनी बहुत सारे हैं, सप्लायर बहुत सारे हैं, लेकिन हर टीचर इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इस पे इसका कहने का मतलब क्या है कि इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन यहाँ पे काम देखिए, नोट में क्या है, लैंड
गोल्ड इज नेवर डेप्रिसिएटेड, कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लायर कम है, सप्लाई कम। ठीक है, समझ में आया नहीं? मतलब जो लैंड हुआ, गोल्ड हुआ, इनकी डिमांड ज्यादा, जमीन है, जमीन की डिमांड ज्यादा है, लेकिन जमीन इतना है, लैंड इतना है जो सभी की डिमांड को पूरा कर सके? नहीं। तो इसलिए आप देखो, आप कोई जमीन खरीदते हो तो क्या उसकी वैल्यू कम होती है? नहीं, उसकी वैल्यू उल्टा बढ़ती है। गोल्ड खरीदते हो लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ती है। ये दोनों ही टेंजिबल एसेट्स है। समझ में आया नहीं मेरी बात? तो मतलब ऐसे भी टेंजिबल एसेट्स होते हैं प्यारे बच्चों जिन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तो उसका रीजन आप बता सकते हो, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो आप उसे क्लैरिफाई खुद ही कर सकते हैं, भाई ये जो है हमारा टेंजिबल एसेट्स, क्या इसकी डिमांड ज्यादा है, क्या इसकी सप्लाई कम है, ऐसा कंडीशन है तो उस पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। हाँ, अगर उसकी डिमांड कम और सप्लायर ज्यादा तो डेप्रिसिएशन लगेगा। समझ में आया मेरी बात? तो भाई लैंड जितना मर्जी कर दो, गोल्ड जितना मर्जी कर दो, भाई वो तो आपको प्रॉफिट दिलवाएगा। लेकिन एक कार खरीद लो, एक बाइक खरीद लो, वो भाई प्रॉफिट ही दिलवाएगा, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। समझ में आएंगे? चलिए, और करंट एसेट्स पे भी कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, वो तो मैंने पहले बता दिया भाई कि जो आप बोल सकते हैं कि सर ये फिक्स्ड एसेट जितने भी होते हैं ना, उस पे ही लगेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर उसके अंदर कैटेगरी बहुत सारी बटी हुई है, तो डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर। भाई डेप्रिसिएशन किस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है बेटा? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ठीक, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है भाई साहब? टेंजिबल एसेट्स, या मैं बोल दीजिए फिक्स एसेट्स पे। बाद में इसको क्लैरिफाई कर लेंगे क्या क्या कॉजेस हैं, बता दिया मैंने आपको। लैंड और गोल्ड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, करंट एसेट पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। डेप्रिसिएशन किस टाइप का एक्सपेंडिचर है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जो मैंने बताया था थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीजें होती है अभी से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मजा आपको आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा, तीन तरह की हमने बांटा इसको। भाई देखो, डेप्रिसिएशन कहते हैं जो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है, जैसे कि प्लांट हो गया, मशीन हो गया, इनकी वैल्यू कम होती है। तो ये टेंजिबल है, जिनको आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, है ना? तो इनकी जब वैल्यू कम होगी तो क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोल देंगे। जो इनटेंजिबल एसेट्स है, जो इनटेंजिबल एसेट्स है, क्या होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स? जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है भाई साहब, छू नहीं सकते, बस हम फील कर सकते हैं क्या है, तो उसे कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। और जब इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? अमोर्टाइजेशन। ठीक है ना? ये डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम बता दिए हैं। ठीक है, जैसे कि गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इनकी कम होना को क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? फिर इसी प्रकार एक आता है डिप्लेशन। ये क्या होता है बेटा? जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्स हैं, जो भी आपके नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कोयला माइंस हो गया, है ना, तो वो क्या होता है कि जब उनको आप उनमें से चीजें निकालते हो, जब निकालते हो तो क्या होता है? कम होता जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? डिप्लेशन। ठीक है भाई साहब, इंटेंजिबल कम हो रहा है एसेट्स तो अमोर्टाइजेशन, टेंजिबल कम हो रहा है तो क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, और सब फिक्स एसेट्स के अंदर ही आ जाते हैं। अब आती है बात कि सर इस डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है। तो प्यारे बच्चों देखो, डेप्रिसिएशन एसेट्स पे लगा, एसेट्स की वैल्यू कम करेगा। जब एसेट्स की वैल्यू कम करेगा तो एसेट्स क्या होगा? क्रेडिट होगा, और डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, एक्सपेंडिचर है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, जो भी एसेट्स होगा वो लिख दीजिएगा। फिर इसकी सेकेंड एंट्री भी होती है कि जो डेप्रिसिएशन है इसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों सर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस डेबिट? क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं। अभी प्रॉफिट लॉस में बनाना सिखाऊंगा ना चैप्टर में, लेकिन अभी आपको पता चाहिए कि भाई जब प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो आपको पता है कि भाई ये प्रॉफिट लॉस अगर मैं फॉर्मेट बनाता हूँ तो डेप्रिसिएशन जो है एक्सपेंस है वो डेबिट साइड आएगा, लेजर है ना, लेजर। तो यहाँ पे क्या आता है? टू में आ जाता है, तो ये टू आ जाएगा तो मतलब क्रेडिट में, और प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगा आपका? डेबिट में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दो एंट्री होगी आपको डेप्रिसिएशन की। पहली एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, फिर उसको ट्रांसफर कर देंगे हम। क्या कर देंगे हम? ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है अभी, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए, अब बात करते हैं कि जो भी आपका ये मेथड है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कि भाई डेप्रिसिएशन लगाने के कौन कौन से मेथड होते हैं, डेप्रिसिएशन लगाने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, मेथड की बात करूं तो इसे दो भागों में बांटा गया है, दो मेथड होते हैं, दिख रहा है सब बच्चे को? ठीक, तो देखो दो मेथड इसका होता है, एक होता है एसएलएम, एक होता है डब्ल्यूडीबीएम। एसएलएम को हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं,
ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, तीनों नाम बताना चाहिए। दूसरा जो आपका आता है WDBF, उसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फुल फॉर्म में कहते हैं, या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। समझ में आया नहीं है? तो मैंने इन दोनों के जो जो नाम होते हैं ना वो भी लिखते हैं, पेपर में किस नाम से आ जाए हमें नहीं पता, लेकिन अगर हमने पहले से पढ़ रखा हो कौन कौन से इसके नाम होते हैं तो हमें इजी पड़ेगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि सर ये होता क्या है, क्या डिफरेंस इन दोनों में। तो प्यारे बच्चों, जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आप समझिए पहले। जो एसएलएम होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, भाई एक स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये ऐसा होता है जो एक कोई भी चेंजेस के अंदर नहीं आ रहा है, स्ट्रेट है बिल्कुल। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट जो इसके अंदर होगा प्यारे बच्चों, एवरी ईयर फिक्स्ड होगा। एवरी ईयर क्या होगा बेटा, फिक्स्ड होगा। मतलब अगर पहला साल 12 महीने का 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन है तो अगले साल भी 12 महीने का 10,000 डेप्रिसिएशन ही होगा। 6 महीना होगा तो 5,000 हो जाएगा, मतलब फिक्स है, राइट। जैसे कि एग्जांपल 2001 में अगर डेप्रिसिएशन 1,000 है 12 महीने का, तो 2002 में डेप्रिसिएशन 12 महीने का भी 1,000 होगा। 2003 में जो डेप्रिसिएशन होगा 6 महीने का वो 500 हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई। लेकिन बेस क्या है, ओरिजिनल एक पहले साल का। लेकिन 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 जो आपका WDB होता है प्यारे बच्चों, जो आपका WDB होता है, जो आपका WDB होता है, इसका नाम क्या है, नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है प्यारे बच्चों, नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। देखो क्या होता है, इसको बोलता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब काम बैलेंस पे है कहानी। मतलब यहाँ पे क्या मैंने लिखा, डेप्रिसिएशन अमाउंट जो होगा एवरी ईयर डिफरेंस, हर साल क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्यों होगा, तो डेप्रिसिएशन डिपेंड ऑन एवरी ईयर बैलेंस ऑफ BD। जो BD आता है ना, साल का शुरुआत की बैलेंस को हम BD बोलते हैं ना, उस BD पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो हर साल का बैलेंस BD क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना बोलो। तो डेप्रिसिएशन में क्या होगा, अलग अलग। जैसे कि एग्जांपल देखो, 2001 में जो हमारा बैलेंस था मार्च का वो 10,000 था, ठीक है। 10% डेप्रिसिएशन लगाया तो इसका 10,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना आया, 1,000 आया। तो 1,000 माइनस कर दीजिए तो कितना बचा, 9,000, जो अगले साल का अभी बैलेंस BD बनेगा। 2002 का बैलेंस BD 9,000 आ गया। अब जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो किस पे लगाऊंगा, इस बैलेंस पे लगाऊंगा, 9,000 पे लगाऊंगा। लेकिन एसएलएम में क्या था, इसी अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगता था, इसलिए वो सेम था। लेकिन इसमें क्या है, हर साल के बैलेंस BD पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो भाई बैलेंस BD इस साल 9,000 है, तो इस साल 10,000 था, तो 9,000 में 10% 900 रुपए हो गया। तो भाई माइनस कर दीजिए तो 8100 आ गया। तो अगले साल पे डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, इस पे लगेगा बैलेंस BD पे 8100 पे 10%। तो कहने का मतलब हर साल के बैलेंस BD पे अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो डेप्रिसिएशन अमाउंट पे क्या होगा, अलग होगा। यही फर्क है एसएलएम और WDB में। ठीक है, WDB बैलेंस पे लगता है, एसएलएम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, इसलिए नाम में भी लिखा हुआ है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस चैप्टर में अगर मैं इंपॉर्टेंट बात बोलूं ना भाई, तो वो टाइमलाइन है। क्या वो, टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब कि भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके अंदर जो डेट है ना उसका पूरा पूरा खेल है, वही बच्चों को नंबर गलत करवाएगा। अगर मान लो डेट की बात करता हूं, अगर उसने कहा कि भाई मैंने 1 अप्रैल को परचेज करा और क्लोजिंग डेट उसकी 31 मार्च, तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन इस पर चलेगा। अगर वहां पे बोला कि भाई 1 अप्रैल है ना, और 31 दिसंबर वहां पे क्लोजिंग डेट है, तो कितने महीने का चलेगा भाई साहब। तो देखो जब महीने का 1 अप्रैल हो तो पूरा महीना काउंट हो जाएगा, पूरा महीना। अगर ये 30 अप्रैल होगा तो मुझे बताओ अप्रैल काउंट करोगे, अप्रैल काउंट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा 1 तारीख होगा तो महीना काउंट होगा, अगर वो लास्ट डेट का होगा तो महीना काउंट नहीं करेंगे। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, तो इसमें अप्रैल भी पूरा काउंट हो जाएगा और 31 दिसंबर पूरा काउंट माना जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग हो रहा है, ओपनिंग में होता तो नहीं होता ये। तो इसमें कितने महीने हो गए भाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो सर इसके अंदर 9 महीना का डेप्रिसिएशन यूज हो जाएगा। तो भाई टाइमलाइन बहुत बात इसमें महत्व रखता है। तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो उसमें भी मैं फोकस टाइम पे ही दूंगा, ध्यान रखिएगा चीजों का, ठीक है। चलिए अब आता है कुछ बातें। देखिए इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ग्रीन में है, देख लेते हैं एक बार, नहीं दिख रहा होगा तो चलो भाई दिख रहा है बच्चों को। देखो क्या होता है कि जो अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो, जैसे कि 10% डेप्रिसिएशन लगाना 10%, 5% को गिवन ना हो, तो निकालना पड़ेगा। तो सर कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए पहले दो चीज चाहिए, पहले हम उसकी बात करेंगे। हमें सबसे पहले बात करेंगे
और देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन में ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100, क्योंकि रेट निकालना है भाई। एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन में ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100 तो रेट निकल जाएगा। बात आती है कि सर एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकाले और ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकाले। तो सबसे पहले आइए ओरिजिनल कॉस्ट। देखो ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं समझिएगा, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। मान लो एक मैं बुक लेने गया चांदनी चौक, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, चांदनी चौक गया, नई सड़क है ना, वहां पे बुक मिलती है। तो मैंने वहां पे मैंने वो बुक को परचेज करा 100 रुपए का, राइट। और उसमें आने जाने का खर्चा मेरा हुआ ट्रांसपोर्ट खर्चा होगा 20 रुपए, ठीक है। मैंने वहां पे कुछ खाया पिया, वाटर पिया, पानी की बोतल ले ली, वो 20 रुपए की ले ली, ठीक है, ओके। और अब मैं अपनी शॉप में कितने का मैं सेल करूंगा मुझे बताओ आप। क्या जो मैंने 100 रुपए का बुक लिया 100 रुपए का सेल करूंगा, है ना, बोलो करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा, है। जब मैं वहां से बुक लेकर आया 100 का, 100 में बेचूंगा तो ना मुझे प्रॉफिट, लॉस ही हुआ मुझे। तो क्यों सर? देखो अब शॉप पे जो उसकी वैल्यू होगी ना, मेरे शॉप पे वैल्यू कैसे जुड़ेगी, देखो उसी को बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। जितने की आपने परचेज करा, ठीक, जो मेरा आने का खर्चा है मैं वो भी जोड़ूंगा भाई। मैं बुक लेने गया था ना भाई, नहीं जाता तो खर्चा नहीं होता मेरा। वाटर जितने का मैंने वाटर पिया, इनको जोड़ के 140, मतलब कि मेरी वो बुक की जो कॉस्ट पड़ी, मेरी पड़ी जो बुक की कॉस्ट मेरे लिए, वो 140 रुपए पड़ी कॉस्ट, है ना, बोलो, है ना। 100 का तो खर्चा था बेटा, आने जाने का खर्चा भी जोड़ोगे, खाने पीने का खर्चा भी जोड़ दोगे तुम उस पर, है ना। इतना ध्यान, उतना दानवीर नहीं हो जो जितने का लिया तो उतने का बेच दूंगा। ऐसा बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब भी कोई भी चीज आप बेचते हैं तो जितने खरीदते हैं, जो उस पर लगता है खर्चा, वो सब जोड़ देते हैं, वही आपका क्या बन जाता है, कॉस्ट। अब जो बेचूंगा वो 140 से ऊपर ही बेचूंगा, नीचे तो बेच ही नहीं सकता। बात समझ में आया नहीं यार? बोलते हैं दुकानदार को कि भैया इतना लगा लो, कहता है इतने खरीदनी है, इतने की मेरी खरीदनी है। समझ रहे मेरी बात? क्या खरीदनी है? तो भाई इसमें मैंने क्या करा कि जो भी ओरिजिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बनाया मैंने, परचेस अमाउंट प्लस स्पेंड, जो भी खर्चा है, प्लस रिपेयर, जो भी रिपेयर करा, कोई टैक्स वगैरह सब जोड़ दो, आपका निकल जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट। सर एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालें? तो फॉर्मूला है बेटा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कभी कभार सेल वैल्यू दिया होता है, उसी को स्क्रैप वैल्यू भी आप मान सकते हैं, अपॉन लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ। ये करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? एनुअल डेप्रिसिएशन। दिया हुआ क्वेश्चन सब कुछ। जब मेरे पास ओरिजिनल कॉस्ट निकल गया, एनुअल डेप्रिसिएशन निकल गया, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन में ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला पुट करिए और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको, ठीक है। बाकी ऐप पे मिल जाएगा, लेकिन ऐप पे चैप्टर एंड होने के बाद मिलता है नोट्स, ठीक है। सेशन खत्म होने के बाद ऐप पे नोट्स अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो जो भी सेशन में पढ़ाऊंगा हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ठीक है ना। जब चैप्टर एंड हो जाएगा तब आपको प्रोवाइड हो जाएगा ऐप पे नोट्स। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब बात करते हैं कि सर एक क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल मजा मारो। चलो मेरे बाबू लोग, एक क्वेश्चन है, परचेस अमाउंट। क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक बार देख लेते हैं, आपको दिख रहा है बच्चों? हाँ, राइटिंग थोड़ी सी है, चलो राइटिंग के देख लेंगे यार। राइटिंग जैसे ऐसे लिखेंगे ना, सेल वैल्यू, तो एक ना इसमें ऐसे करो और स्मार्ट कर लो, हम जैसे टीचरों के लिए है। लो भाई, सेल वैल्यू, एडिट पे जाओ और यहाँ पे सेल, और यहाँ पे आ गया आपका वैल्यू। भैया कहाँ गया इसका? क्या बात है सर जी, ऐसे राइटिंग लिखो। चलो करेंगे भी, चलो। परचेस अमाउंट कितने का है? 5000 का। स्पेंड कितने करा? 1000 का। रिपेयर कितना हुआ? 2000 का। इसका वैल्यू कितने की है? 2000 की। यूज ऑफ लाइफ कितना है? 5 ईयर्स। फाइंड क्या करना है आपको? अमाउंट डेप्रिसिएशन, सॉरी एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले बात करेंगे सर, मुझे एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट, ओसी जिसे हम बोलते हैं। उसके लिए कितने का आपने परचेस करा था सर? 5000 का। स्पेंड कितना कर दिया इस पे आपने? 1000 का। पेपर कितने का हो गया? 2000 का। बस, और तो कुछ नहीं है। तो कितने का हो गया भाई? 5000 एक 6, 8000 का आपका ओरिजिनल कॉस्ट वहां पे बैठ गया, ठीक। अब बात करते हैं कि सर हमें अगर एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना हो तो सर ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? यहाँ का
देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितने का है 8,000, स्क्रैप वैल्यू कितने का है 2,000 का, लाइफ कितना है 5 साल का, 8 में से 2 का कितना बचा 6,000, अपॉन में कितना 5, तो कितना आ गया सर ये 5 एकम 5 1200, 1200 रुपये आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब बात आता है कि सर हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा, सेकंड पॉइंट जो इसका क्लियर करेंगे। सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर बात करता हूँ तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करता हूँ, देख रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो सर फॉर्मूला क्या था सर, एनुअल डेप अपॉन में ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सर अपॉन में ओरिजिनल कॉस्ट क्यों आता है फॉर्मूले बता देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई चीज को आप कंपेयर करते हो शुरुआत से कंपेयर करते हो, कंपेयर वाला नीचे आता है। एनुअल डेप्रिसिएशन सर 1200 और ओरिजिनल कॉस्ट कितना है इसका बेटा था 8,000, मल्टीप्लाई कितने से 100 से, परसेंटेज निकालेंगे चलिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 8 एकम 8, 4 आ गया 8 पंचे 40, तो सर यहाँ पे कहीं ना कहीं 15% हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। ठीक है, अब अगर मुझे चेक करना हो रीचेक तो कैसे करूंगा, अब ये जो 15% है ये ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाओ, 15%, 8,000 का 15% कितना होगा, तो सर वो होगा आपका 1,200 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। तो इस हिसाब से सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, पेपर में तो 1 नंबर में एमसीक्यू में दे सकता है, लेकिन जो इसके क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप के आएंगे बताऊंगा सर, बताऊंगा। सबसे पहले देखो मेंटेन अकाउंट, इस चैप्टर में हम कौन कौन से अकाउंट को मेंटेन करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे फिक्स एसेट अकाउंट बनाने के लिए आ जाएगा, इसमें जैसे कि आपका मशीन अकाउंट बनाने के लिए आ जाएगा, प्लांट अकाउंट बनाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए आ सकता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे हम। डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट को आप सेल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट, ठीक है, ये बनाना सीखेंगे। बैलेंस शीट के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि भाई कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। देखो ये ऑफलाइन के मेरे बैचेस के होते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे हम कि भाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो क्वेश्चन दो टाइप्स के आते हैं, एक आता है विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक आता है विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको दो चीज बनाने के लिए बोलेगा, एक होगा फिक्स एसेट बनाने के लिए, दूसरा होगा डेप्रिसिएशन बनाने के लिए, और हो भी सकता है कि भाई डिस्पोजल अकाउंट भी आपको बोल दे, क्या बोल दे आपको, डिस्पोजल अकाउंट भी बोल सकता है, ठीक है। विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये विदाउट प्रोविजन था, ये विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो सर विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो इसका मतलब कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इस पे हमें मेंटेन करना पड़ेगा, फिक्स एसेट अकाउंट बनाना ही होगा हमें, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना ही होगा। तीसरा नया क्या आ गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसके अंदर क्या है, विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। और उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ आपको डिस्पोजल, जो आपका डिस्पोजल अकाउंट है वो भी बोल सकता है तो बना दीजिए, जो जो बोलेगा आपको वो बनाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, और अब आपको मैं यही टाइप के क्वेश्चंस सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सारे अकाउंट हम बनाना सीखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में ये सभी अकाउंट को बनाना मैं सिखाऊंगा, क्वेश्चन को लेऊंगा एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ ही इनको मैं बनाना सिखाऊंगा। उसमें क्या होगा, आपका क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और बनाना भी आप सीख जाओगे, ठीक है। तो भाई पार्ट 2 में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जब तक के लिए आपको ये सारे नोट्स अपने कॉपी में उतार लेना है, ठीक है। और ओरिजिनल कॉस्ट निकालना सीख लेंगे, मैंने सिखाया है, क्वेश्चन कर लेना, एनुअल डेप्रिसिएशन क्वेश्चन कर लेना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने क्वेश्चन कर लेना, मतलब कि क्वेश्चन आपको एक ही टाइप से करना, कौन सा, ओरिजिनल एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना, वही दो चीज आपको अभी क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। बाकी चीज तो आपको पढ़ाई करके याद कर लेना, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब पार्ट 2 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चंस करेंगे, ये कौन रहा उस पार्ट 2 में हम
सीखेंगे। पार्ट 2 में हम SLM मेथड को करवाएंगे और पार्ट 3 में हम WDBM मेथड करवाएंगे। तो 3 पार्ट में चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए और जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।